का पहला प्रश्न है, लेखक अतिथि को कैसी विदाई देना चाहते थे? आंसर है, लेखक अतिथि को भावपूर्ण विदाई देना चाहते थे। वो अतिथि का भरपूर स्वागत कर चुके थे। उसके यानी अतिथि सत्कार का आखिरी छोर आ चुका था। प्राचीन काल में कहा जाता था कि अतिथि देवो भव। अतिथि जब व्यवस्था का पर्याय बन जाए यानी जबरदस्ती का प्रतीक बन जाए तो उसे भाव विभोर होकर विदा नहीं किया जा सकता। लेखक चाहते थे कि जब अतिथि विदा हो तब वो और उनकी पत्नी उसे स्टेशन तक छोड़ने जाए। वो उसे सम्मानजनक विदाई देना चाहते थे, परंतु उसकी यह मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाई। सेकंड प्रश्न है, पाठ में आए निम्नलिखित कथनों की व्याख्या कीजिए। पहला व्याख्या है, अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। आंसर है, लेखक के घर में जब मेहमान आए तो उसे लगा कि उसका बटुआ हल्का हो जाएगा। उसके हृदय में बेचैनी होने लगी कि इस अतिथि का सत्कार कैसे किया जाएगा। ऐसे मेहमान जो बिना सूचना के आते हैं, उन्हें देखकर अचानक मेजबान का हाथ अपने बटुए पर चला जाता है, मन कांपने लगता है, खर्च बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। सेकंड व्याख्या है, अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। आंसर है, अतिथि जब बहुत दिनों तक किसी के घर ठहर जाता है तो अतिथि देवो भव का मूल्य नगण्य हो जाता है यानी समाप्त हो जाता है। उन्हें देवता नहीं माना जाता। अतिथि जबरदस्ती दूसरों के घर में ठहरकर राक्षसत्व का स्वरूप पा लेता है। यदि अतिथि लंबे समय तक ठहर जाता है तो वो अपना महत्व खो बैठता है। अधिक दिनों तक अतिथि का ठहरना व्याकुलता उत्पन्न कर देता है। उसकी विदाई की प्रतीक्षा में मन डूबने लगता है। अतिथि के मुख पर सुलभ व सहज मुस्कान होती है और वो मुस्कान लेखक की सहनशीलता को ठेस पहुंचाती है। व्याख्या है, लोग दूसरे के होम को स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। इसका आंसर है, लोग अपने घर को तो स्वीट होम ही रखना चाहते हैं, परंतु दूसरे के घर की मिठास में जहर घोलने नजर आते हैं। अतिथि जब दूसरों के घर जाते हैं तो उनके घर की शांति नष्ट कर देते हैं। लोगों का आचरण दूसरों के जीवन को उथल पुथल कर देता है। अतिथियों की मेहमान नवाजी करने में बोरियत होती है। आर्थिक स्थिरता को बनाकर घर में लोग सुख चैन की सांस ले रहे होते हैं। खान पान रहन सहन सब ठाट बाट का होता है। अचानक अतिथि का आगमन देवत्व का बोध नहीं करा पाता, घर की स्वीटनेस को काट डालता है। ऐसे लोगों को भावभीनी विदाई देने का मन करता है जो दूसरों के घरों की सरसता कम करने का कारण बन जाते हैं। फोर व्याख्या है, मेरी सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। आंसर है, अतिथि यदि 1-2 दिन के लिए ठहरे तो उसका आदर सत्कार होता है, परंतु जब अधिक दिन ठहरे तो मेजबान की सहनशीलता की सीमा टूट जाती है। उससे अधिक उस अतिथि को झेलने की क्षमता उसमें समाप्त हो जाती है। उसे गेट आउट कहने का मन करता है। अतिथि सत्कार में भी अंतर आ जाता है। अतिथि अपने देवत्व को खोकर राक्षसत्व का बोध कराता है। 5 व्याख्या है, एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। आंसर है, अतिथि को देवता माना जाता है, परंतु यदि वो अधिक समय तक ठहरे तो उसका देवत्व समाप्त हो जाता है, क्योंकि देवता तो थोड़ी देर के लिए दर्शन देकर चले जाते हैं। वे अधिक समय तक नहीं ठहरते। उनमें ईर्ष्या द्वेष के भाव नहीं होते। घरेलू परिस्थितियों की जटिलताओं का सामना उन्हें नहीं करना पड़ता। मनुष्य को उसकी परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। घर की शांति को वो भंग नहीं करना चाहता। इस प्रकार विपरीत स्वभाव का एक ही म्यान में ठहरना नामुमकिन है। 7 क्वेश्चन है, कौन सा आघात अप्रत्याशित था?
मतलब अचंभित, अचानक था और उसका लेखक पर क्या प्रभाव पड़ा? आंसर है, लेखक सोच रहा था कि तीसरे दिन अतिथि की भावभीनी विदाई का क्षण, यानी वो क्षण आ जाना चाहिए, किंतु अतिथि ने ऐसा नहीं किया। सुबह उठते ही उसने जब लेखक से अपने कपड़े धोबी को देने की बात कही, तब लेखक को इस बात को सुनकर जो आघात लगा वो अप्रत्याशित था, मतलब अचानक, अचंभित था। इसका प्रभाव लेखक पर ऐसा पड़ा कि वो सोचने पर मजबूर हो गया कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। 8 क्वेश्चन है, संबंधों को संक्रमण के दौर से गुजरना। इन पंक्ति से आप क्या समझते हैं? विस्तार से लिखिए। आंसर है, संक्रमण का अर्थ है एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का समय, अर्थात एक स्थिति से दूसरी स्थिति में प्रवेश करने की प्रक्रिया। इस अवस्था को संधिकाल भी कहते हैं। इस स्थान पर आकर एक चीज अपना स्वरूप खो देती है तो दूसरा अपना स्वरूप ले लेती है। लेखक के साथ भी अतिथि के आने पर कुछ ऐसा ही हुआ। मधुर संबंध कटुता में परिवर्तित हो गए, सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो गई। डिनर से खिचड़ी तक पहुंचकर अतिथि के जाने का चरम क्षण समीप आ गया था। घर के लोगों को शांति भंग होने लगी। अतिथि का मन भले ही घर लौटने का ना हो, परंतु उसे अपने घर की ओर चल देना चाहिए। इस प्रकार मधुर स्थितियों की कटुता को उजागर किया गया है। 9 क्वेश्चन है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आए? आंसर है, जब अतिथि 4 दिन तक नहीं गया तो लेखक के आतिथ्य में कमी आ गई। लंच और डिनर की विविधता कम हो गई। वो उसके जाने की प्रतीक्षा करने लगे, कभी कैलेंडर दिखाकर तो कभी नम्रता की आंखें दिखाकर। स्नेह भीगी मुस्कुराहट गायब हो गई। घर की शांति गड़बड़ाने लगी, समीपता दूरी में बदलने लगी। वे उसे स्टेशन तक, मतलब लेखक अतिथि को स्टेशन तक छोड़ने जाना चाहते हैं, परंतु अतिथि है कि जाने का नाम नहीं लेता। यह देखकर लेखक के व्यवहार में निम्न परिवर्तन आए। पहला है, खाने का स्तर डिनर से गिरकर खिचड़ी तक आ पहुंचा। सेकंड है, वो गेट आउट कहने को भी तैयार हो जाते हैं। थर्ड है, लेखक को अतिथि राक्षस के समान लगने लगता है। 4 है, अब अतिथि के प्रति सत्कार की कोई भावना नहीं बची। पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा से संबंधित जो पंक्ति कविता में दिए गए हैं उनको लाके लिखना है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसीज विहसित थे, पाकर समुद्र रवि कर जाल। क्लियर। अगली पंक्ति है, पुजारी से प्रसाद अथवा फूल पाने पर सुखिया के पिता की मन स्थिति कैसी थी। इससे संबंधित जो भी पंक्ति या कविता की है उसे लाके आपको लिखने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, भूल गया उसका लेना झट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा, बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। क्लियर। अगली पंक्ति है, पिता की वेदना और उसका पश्चाताप से संबंधित जो पंक्ति कविता की है उसे लिखने के लिए कहा गया है। तो उसमें कि उसके जवाब में आप लिखेंगे, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको न ले सका मैं यहाँ, एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं यहाँ। क्लियर। अगली
अगले सवाल है कि बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि बीमार बच्ची ने अपने पिता के सामने देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल पाने की इच्छा प्रकट की थी। सवाल एक बार फिर समझे, बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे बीमार बच्ची सुखिया ने अपने पिता के सामने देवी माँ के मंदिर के प्रसाद का फूल पाने की इच्छा प्रकट की थी। अगले सवाल है सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे सुखिया का पिता समाज के उस वर्ग से आता था जिसे लोग अछूत मानते थे। समाज के तथाकथित कुलीन भक्तों ने इस वर्ग के लोगों का मंदिर में प्रवेश वर्जित कर रखा था। सुखिया का पिता अपनी बेटी की इच्छा पूरी करने के लिए मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर गया। उसके इसी अपराध पर अंध भक्तों द्वारा मंदिर की पवित्रता नष्ट करने और देवी का अपमान करने का आरोप लगाकर उसे 7 दिनों का कारावास देकर दंडित किया। क्लियर। अगले सवाल है कि जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को राख की ढेरी के रूप में परिवर्तित पाया। उसकी मृत्यु हो गई थी, अतः उसके संबंधियों ने उसका दाह संस्कार कर दिया था। क्लियर। अगले सवाल है कि इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि एक फूल की चाह कविता में समाज में फैले वर्गभेद, ऊंच नीच और छुआछूत की समस्या को केंद्र में रखा गया है। समाज 2 वर्गों में बटा हुआ है, एक तथाकथित कुलीन एवं उच्च वर्ग, तो दूसरा अछूत समझा जाने वाला निम्न वर्ग। इस अछूत वर्ग की सुखिया महामारी का शिकार होकर अर्धबेहोशी की स्थिति में थी। वह अपने पिता से देवी के प्रसाद का फूल लाने के लिए कहती है। उसका पिता मंदिर जाता है और देवी के प्रसाद का फूल लेकर आते समय पकड़ लिया जाता है। न्यायालय भी उसे मंदिर को अपवित्र करने तथा देवी का अपमान करने के जुर्म में 7 दिनों के कारावास की सजा सुना देती है। इसी बीच सुखिया मर जाती है और उसे और जला दी जाती है। इस प्रकार अछूतों के मंदिरों में प्रवेश उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्ग पर किया गया अन्याय, एक पिता पुत्री का अंतिम मिलन न हो पाने की वेदना कविता का केंद्रीय भाव है। क्लियर। अब अगले सवाल है जिसमें कहा जा रहा है कि इस कविता में कुछ भाषिक प्रतीकों अर्थात बिंबों को छांटकर लिखिए। उदाहरण के तौर पर जैसे बताया गया अंधकार की छाया, उसी तरह आप इसके जवाब में लिख सकते हैं कि कितना बड़ा तिमिर आया, पहला। दूसरा, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तीसरा, हुई राख की थी ढेरी। चौथे में आप लिखेंगे स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा। और 5वें में आप लिखेंगे झुलसी सी जाती थी आंखें। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि यहाँ कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं या दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि उसके आशय स्पष्ट करने के लिए। तो इसके में देखेंगे इसके क्रम में सबसे पहला जो ये सवाल है उसमें है कि अब श्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि सुखिया के पिता को मंदिर की पवित्रता नष्ट करने और देवी को अपमानित करने के जुर्म में 7 दिन का कारावास मिला। इससे वह बहुत दुखी हुआ। अपनी मरणासन पुत्री सुखिया को याद कर वह अपना दुख आंसुओं के माध्यम से प्रकट कर रहा था। 7 दिनों तक रोते रहने के बाद भी उसकी व्यथा कम नहीं हुई थी। इसका अर्थ सौंदर्य यह है कि बादलों के 1 या 2 दिन तक बरसने के बाद उसका जो जल समाप्त हो जाता है और वो अपने अस्तित्व को खो देता है। पर सुखिया के पिता की आंखों से 7 दिनों तक आंसू बहते रहे, फिर भी आंखें खाली नहीं हुई, अर्थात उसके हृदय की वेदना कम नहीं हुई। अगली पंक्ति है जिसके आशय स्पष्ट करना है, उसमें है कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर छाती धधक उठी मेरी। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे जब सुखिया का पिता जेल से छूटा तो वह श्मशान गया।
उसने देखा कि वहाँ उसकी बेटी की जगह राख की ढेरी पड़ी थी। उसकी बेटी की चिता अब ठंडी पड़ चुकी थी। इसका अर्थ सौंदर्य यह है कि इसमें करुणा साकार हो उठी है। चिता का बुझना और उसे देखकर पिता की छाती का धधकना दो मार्मिक दृश्य हैं। ये पाठकों को द्रवित करने की क्षमता भी रखते हैं। अगली पंक्ति है, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, सुखिया का पिता अपनी मरणासन पुत्री को देखकर सोच रहा था कि सुखिया जो दिन भर खेलती कूदती और यहाँ वहाँ भटकती रहती थी, बीमारी के कारण वही शिथिल और लंबी शांति धारण करके लेटी पड़ी है। इसका अर्थ सौंदर्य यह है कि तेज बुखार ने सुखिया को एकदम अशक्त बना दिया था। वह बोल भी नहीं पा रही थी। सुखिया को उसकी शांति अटल अर्थात अस्थायी लग रही थी। अब वह शायद ही बोल सके कभी। क्लियर। अगली जो पंक्ति है कि पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा भारी, इसके आशय स्पष्ट करने हैं। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि इसमें ढोंगी भक्तों ने सुखिया के पिता पर मंदिर की पवित्रता नष्ट करने का भीषण आरोप लगाया है। वहाँ के लोगों ने कहा कि सुखिया के पिता पापी है, वह अछूत है, इसने मंदिर में घुसकर भीषण पाप किया है, इसके अंदर आने से मंदिर की पवित्रता नष्ट हो गई है। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है आपसे, कविता में कितने तरह के हाथों की चर्चा हुई है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने उभरी हुई नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते के जैसे नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पीटे हाथ और जख्म से फटे हुए हाथों की चर्चा की है। क्लियर। अब इसके जो अगले सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है, कवि ने यह क्यों कहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, कवि ने खुशबू रचते हैं हाथ कहकर मजदूरों के श्रम की स्तुति की है। जिन अगरबत्तियों को जलाकर लोग अपने आसपास के वातावरण को सुगंधित करते हैं, उन अगरबत्तियों को मजदूर बनाते हैं, ये बताने के प्रयास में कवि ने ऐसा कहा है। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें आपसे पूछे जा रहे हैं कि जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का माहौल कैसा होता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, जहाँ अगरबत्तियाँ बनती हैं वहाँ का वातावरण गंदगियों से भरा होता है। वहाँ गंदे नाले और कूड़े कचरों के अंबार से बदबू आते रहते हैं। क्लियर। अब इसके अगले जो सवाल हैं उसमें पूछा जा रहा है कि इस कविता को लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों के जीवन की दुर्दशा का वर्णन करना ही इस कविता का उद्देश्य है। इन मजदूरों की बेहतरी के लिए लोगों में जागरूकता लाना भी इस कविता का उद्देश्य है। कवि अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उन्हें इतनी मजदूरी मिले कि वे भी अन्य लोगों की तरह स्वच्छ वातावरण में सामान्य जीवन जी सकें। क्लियर। अब इसके आगे जो दूसरे सवाल हैं उसमें व्याख्या करना है आपको। उसमें पंक्ति है कि पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, इसकी व्याख्या करना है आपको। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में उन गरीब लोगों के बारे में बताया गया है जो खुद तो बदबूदार या खुद तो बदबू के बीच रहते हैं, लेकिन दूसरों के लिए सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से अगरबत्ती बनाने वाले मजदूरों के, पीपल के पत्ते के जैसे कोमल हाथ वाले बच्चे और जूही की डाल सी सुंदर वो खूबसूरत हाथों वाली स्त्रियों की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि
आर्थिक विपन्नता के कारण ये कठोर परिश्रम करने के लिए मजबूर हैं। शहरों में इनके रहने के बावजूद भी गंदगी के बीच इन मजदूरों के बच्चे और स्त्रियां अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करने के लिए विवश हैं। क्लियर? अब इसके आगे है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो यहाँ इसके जवाब में आप लिखेंगे, यहाँ इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए सुगंधित अगरबत्ती बनाने वाले मजदूर आखिर कितने प्रदूषित वातावरण में रहते हैं। स्वयं अभाव में रहते हुए भी ये मजदूर दूसरों की खुशहाली के लिए काम करते हैं। वे जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं उसकी कल्पना करना भी सामान्य आदमी के लिए मुश्किल है। दूसरों के लिए नाना प्रकार के सुगंधित अगरबत्ती बनाने वाले लोग गंदगी के मध्य नरकीय जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य हैं। क्लियर? अब जो इसके अगले प्रश्न है उसमें पूछा जा रहा है, कवि ने इस कविता में बहुवचन का प्रयोग अधिक किया है, इसका क्या कारण है? तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने अनेक बहुवचन शब्दों का प्रयोग किया है, जैसे नालों, कूरों, अगरबत्तियाँ, नाखूनों, नसों, ढेरों, टोले आदि। इन बहुवचन शब्दों का प्रयोग कर कवि सामूहिकता दर्शाने का प्रयास किया है, अर्थात वे किसी एक मजदूर अथवा एक व्यक्ति की समस्या की बात नहीं करते हैं। गरीब व उपेक्षित लोगों की यह सामूहिक समस्या है। इसके लिए एक अन्य कारण भी है। बहुवचन बनाने वाले शब्दों के माध्यम से कवि अपनी बातों पर जोर देना भी चाहते हैं। क्लियर? अब इसके जो अगले सवाल हैं उसमें कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है। यहाँ मिसप्रिंट है, लिए के बदले यहाँ किए हो गया, उसको आप सही कर लेंगे। कवि ने हाथों के लिए कौन कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है, तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, इस कविता में कवि ने हाथों के लिए जिन विशेषणों का प्रयोग किया है उनमें उभरी हुई नसों, घिसे नाखूनों, पीपल के पत्ते के जैसे नए, जूही की डाल से खुशबूदार, गंदे कटे पीटे और जख्म से फटे हुए प्रमुख हैं। इस पाठ में उसके विभिन्न क्रियाकलापों और लेखिका के प्रति उसके प्रेम से हमें अवगत कराया है। उन्होंने गिलहरी जैसे लघु जीव के जीवन का बड़ा अच्छे ढंग से चित्रण किया है। बच्चों, एक दिन लेखिका की नज़र बरामदे में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो शायद घोंसले से गिर गया होगा, जिसे दो कौवे मिलकर अपना शिकार बनाने की तैयारी में थे। लेखिका गिलहरी के बच्चे को उठाकर अपने रूम में ले गई और कौवे की चोट से घायल बच्चे का मरहम पट्टी किया। कई घंटे के उपचार के बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वो इतना अच्छा हो गया कि लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ने लगा। लेखिका आगे कहती हैं कि 3-4 महीने में उसके चिकने रुएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकती आंखें सभी को आश्चर्य में डालने लगी। लेखिका ने उसका नाम गिल्लू रखा। लेखिका ने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया, जो 2 साल तक गिल्लू का घर रहा। गिल्लू ने लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए वो लेखिका के पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। वो दौड़ लगाने का काम तब तक करता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठती। वो अपनी चमकीली आंखों से लेखिका के क्रियाकलापों को भी देखा करता। भूख लगने पर वो लेखिका को चिक चिक करके सूचना देता था। इसी तरह एक एक दिन करके दिन बीतने लगे। गिल्लू के जीवन में पहला बसंत भी आ गया। अन्य गिलहरियां खिड़की के जाली के पास आकर चिक चिक करने लगी और गिल्लू भी जाली के पास जाकर बैठा रहता। इसे देखकर लेखिका ने जाली का
एक कोना खोलकर गिल्लू को मुक्त कर दिया। लेखिका के कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी जाली से बाहर चला जाता। वो दिन भर अन्य गिलहरियों के साथ उछलता कूदता और शाम होते ही अपने झूले में वापस आ जाता। लेखिका के खाने के कमरे में पहुंचते ही गिल्लू भी वहां पहुंच जाता और थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी मुश्किल से लेखिका ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। वो वहीं बैठकर चावल का एक एक दाना सफाई से खाता। गिल्लू का प्रिय खाद्य मतलब खाना पदार्थ काजू था। कई दिन काजू नहीं मिलने पर वो अन्य खाने की चीजें लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच लेखिका मोटर दुर्घटना में चोटिल हो गई, जिससे उन्हें कुछ दिन अस्पताल में रुकना पड़ा। उन दिनों में गिल्लू ने अपना प्रिय पदार्थ काजू लेना भी छोड़ दिया था। लेखिका के घर लौटने पर वो तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से लेखिका के सर और बालों को हौले हौले सहलाता और एक सेविका की भूमिका निभाता। गर्मियों में वो लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता और लेखिका के समीप रहने के साथ साथ ठंडक में भी रहता। चूंकि गिलहरियों की उम्र 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए उसके जीवन का भी अंत आ गया। दिन भर उसने कुछ नहीं खाया पिया। रात में वो झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और ठंडे पंजे से उनकी उंगली पकड़कर चिपक गया। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्मा देने का प्रयास किया, परंतु प्रयास व्यर्थ रहा और सुबह की पहली किरण के साथ सदा के लिए गिल्लू सो गया। लेखिका ने उसे सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी। सोनजूही में एक पीली कली को देखकर लेखिका को गिल्लू की याद आ गई। बच्चों, यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे, जिसके आपको पाठ और उसके प्रश्नों को उत्तर को समझने में आसानी होगी। पहला है सोनजूही। सोनजूही मतलब एक प्रकार का पीला फूल। अनायास मतलब अचानक। हरितमीय मतलब हरियाली। लघु प्राण मतलब छोटा जीव। छुआछुअल मतलब चुपके से छूकर छुप और फिर छूना। काकभूषणी मतलब एक राम भक्त ब्राह्मण जो लोमश ऋषि के शाप से कौआ हो गया। समादरित मतलब विशेष आदर। अनादरित मतलब बिना आदर के। अवतीर्ण मतलब प्रकट। कर्कश मतलब कट्टू। ककद्वय मतलब 2 कौवे। निश्चेष्ट मतलब बिना किसी हरकत के। स्निग्ध मतलब चिकना। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित। लघुगात मतलब छोटा शरीर। अपवाद मतलब सामान्य नियम से अलग। परिचारिका मतलब सेविका। मरणासन मतलब जिसकी मृत्यु निकट हो। उष्णता मतलब गर्मी। पिता मतलब पीले रंग का। बच्चों, अब इस पाठ में कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, सोनजूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो आंसर है इसका, सोनजूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में यह विचार आया कि गिल्लू सोनजूही के पास ही मिट्टी में दबाया गया था, इसलिए अब वो मिट्टी में विलीन हो गया होगा और उसे चौंकाने के लिए सोनजूही के पीले फूल के रूप में फूट आया होगा। सेकंड प्रश्न है कि पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया है? तो आंसर है, हिंदू संस्कृति में ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज हमसे कुछ पाने के लिए कौवे के रूप में हमारे सामने आते हैं। इसके अलावा कौवे हमारे दूरस्थ रिश्तेदारों के आगमन की सूचना भी देते हैं, जिससे उसे आदर मिलता है। दूसरी ओर कौवे की कर्कश भरी काव काव को हम अवमानना के रूप में प्रयुक्त करते हैं, इससे वो तिरस्कार का पात्र बनता है। इस प्रकार एक साथ आदर और अनादर पाने के कारण कौवे को समादरित और अनादरित कहा गया है। थर्ड प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? तो आंसर है, महादेवी वर्मा ने गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार बड़े ध्यान से
ममता पूर्वक किया। पहले उसे कमरे में लाया गया, उसका खून पोंछकर घाव पर पेंसिलिन लगाई गई, उसे रुई की बत्ती से दूध पिलाने की कोशिश की गई, परंतु दूध की बूंदें मुंह के बाहर ही लुढ़क गई। कुछ समय बाद मुंह में पानी टपकाया गया। इस प्रकार उसका बहुत कोमलता पूर्वक उपचार किया गया। 4 प्रश्न है, लेखिका को ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? तो आंसर है, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उसके पैर तक आकर सर के पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता था। वो ऐसा तब तक करता था जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। भूख लगने पर वो चिक चिक की आवाजें करके लेखिका का ध्यान खींचता था। 5 प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय किया? तो इसका आंसर है, लेखिका महादेवी वर्मा जी ने देखा कि गिल्लू अपने हिसाब से जवान हो गया था। उसका पहला वसंत आ चुका था। खिड़की के बाहर कुछ गिलहरियां भी आकर चिक चिक करने लगी थी। गिल्लू उनकी तरफ प्यार से देखता रहता था, इसलिए महादेवी वर्मा जी ने यानी लेखिका ने समझ लिया कि अब उसे गिलहरियों के बीच स्वच्छंद विहार के लिए छोड़ देना चाहिए। लेखिका ने गिल्लू की जाली का एक कील इस तरह उखाड़ दी कि उसके आने जाने का रास्ता बन गया। अब वो जाली के बाहर अपनी इच्छा से आ जा सकता था। 6 प्रश्न है, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो इसका आंसर है, लेखिका एक मोटर दुर्घटना में आहत हो गई थी। अस्वस्थता की दशा में उसे कुछ समय बिस्तर पर रहना पड़ा था। लेखिका की ऐसी हालत देख गिल्लू परिचारिका की तरह उसे सिरहाने तकिए पर बैठा रहता और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके यानी लेखिका के सिर और बालों को इस तरह सहलाता कि मानो वो कोई परिचारिका यानी सेविका हो। 7 प्रश्न है, गिल्लू के किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो आंसर है, गिल्लू की निम्नलिखित चेष्टाओं से महादेवी वर्मा जी को लगा कि अब उसका अंत समीप है। पहला है, उसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया। सेकेंड है, वो रात को अपना झूला छोड़कर महादेवी यानी लेखिका जी के बिस्तर पर आ गया और उनकी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया। 8 प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। आज से स्पष्ट कीजिए। आंसर है, आज यह है कि गिल्लू का अंत समय निकट आ गया था। उसके पंजे ठंडे हो गए थे। उसने लेखिका की उंगली पकड़ रखा था। उसने उष्णता देने के लिए हीटर जलाया यानी लेखिका ने गर्मी देने के लिए हीटर जलाया। रात तो जैसे तैसे बीती, परंतु सवेरा होते ही गिल्लू के जीवन का अंत हो गया। 9 प्रश्न है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है? तो इसका आंसर है, सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनी थी। इससे लेखिका के मन में यह विश्वास जम गया कि एक ना एक दिन यह गिल्लू इसी सोनजूही की बेल पर पीले चटक फूल के रूप में जन्म ले लेगा। 10 प्रश्न है, लेखिका को अकस्मात किस छोटे जीव का स्मरण हो आया और कैसे? तो आंसर है, लेखिका ने देखा कि सोनजूही में पीली कली आ गई है। ये देखकर उसे अकस्मात छोटे जीव गिल्लू का स्मरण हो आया। सोनजूही की इसी सघन हरियाली में गिल्लू छिप कर बैठता था, जो अचानक लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका देता था। लेखिका को लगा कि पीली कली के रूप में गिल्लू ही प्रकट हो गया है। 11 क्वेश्चन है, कौवे की काव काव के बाद भी मनुष्य उसे कब आदर देता और क्यों? आंसर है, कौवे की काव काव के बाद भी मनुष्य उसे पितृपक्ष में आदर देता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए पितृपक्ष में कौवे के रूप में आते हैं। इसके अलावा कौवा हमारे किसी दुरुस्त के आने का संदेश भी लेकर आता है। 12 क्वेश्चन है, कौवा अपना सुलभ आहार कहाँ खोज रहे थे और कैसे? तो आंसर है, लेखिका ने देखा कि गमले और दीवार की संधि में गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा होगा। कौवे उसे उठाने के प्रयास में चोंच मार रहे थे। इसी छोटे बच्चे में कौवे अपना सुलभ आहार खोज रहे थे।
13 क्वेश्चन है, लेखिका की अनुपस्थिति में गिल्लू प्रकृति के सानिध्य में अपना जीवन किस प्रकार बिताता। तो आंसर है, लेखिका के अनुपस्थिति में गिल्लू खिड़की में बनी जाली को उठाने से बने रास्ते द्वारा बाहर चला जाता। वो दूसरी गिलहरियों के झुंड में शामिल होकर उनका नेता बन जाता। और ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। ये कथन लेखक की किस मनोदशा को स्पष्ट करता है। उत्तर, उपयुक्त कथन लेखक बदहवास मनोदशा को स्पष्ट करता है। जिसमें लेखक कुएं में ढेला फेंक रहा था, उसी वक्त उसके टोपी से चिट्ठियां गिर गई। उसे याद नहीं कि ढेला सांप को लगा या नहीं, सांप ने फुसकार मारी या नहीं, क्योंकि उस वक्त वह बहुत डर गया था। अगला प्रश्न, किन कारणों से लेखक ने चिट्ठियों को कुएं से निकालने का निर्णय लिया। उत्तर, चिट्ठियां लेखक के बड़े भाई ने डाक खाने में डालने के लिए दी थी। लेखक अपने बड़े भाई से बहुत डरते थे। कुएं में चिट्ठियां गिरने से उन्हें अपनी पिटाई का डर था और वह झूठ भी नहीं बोल सकता था, इसलिए कि उसे अपने डंडे पर भी पूरा भरोसा था। इन्हीं सब कारणों से लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय किया, ताकि बड़े भाई साहब से पिटना न पड़े। अगला प्रश्न, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने क्या क्या युक्तियां अपनाई। युक्तियां यानी तरीके। उत्तर, सांप का ध्यान बंटाने के लिए लेखक ने कई युक्तियां अपनाई, जैसे सांप के पास पड़ी चिट्ठियों को उठाने के लिए डंडा बढ़ाया, सांप उस पर कूद पड़ा, इससे डंडा छूट गया, लेकिन इससे सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। पर डंडा उठाने के लिए उसने कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर सांप के दाईं ओर फेंकी कि उसका ध्यान उस ओर चला गया और दूसरे हाथ से डंडा खींच लिया। डंडा बीच में होने से सांप उस पर वार नहीं कर पाया। अगला प्रश्न, कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर, भाई द्वारा दी गई चिट्ठियां लेखक से कुएं में गिर गई थी और उन्हें उठाना भी जरूरी था, लेकिन कुएं में सांप था जिसके काटने का डर था। परंतु लेखक ने कुएं से चिट्ठियां निकालने का निर्णय लिया। उसने अपनी और बड़े भाई की धोतियां कुछ रस्सी मिलाकर बांधी और धोती की सहायता से वह कुएं में उतरा। अभी 4-5 गज ऊपर ही था कि सांप फन फैलाए हुए दिखाई दिया। उसने सोचा, धोती से लटक कर सांप को मारा नहीं जा सकता और डंडा चलाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। लेखक ने डंडे से चिट्ठियां सरकाने का प्रयत्न किया तो सांप डंडे पर लिपट गया। सांप का पिछला हिस्सा लेखक के हाथ को छू गया तो उसने डंडा पटक दिया। उसका पैर भी दीवार से हट गया और धोती से लटक गया। फिर हिम्मत करके उसने कुएं की मिट्टी सांप के एक ओर फेंकी। डंडे के गिरने और मिट्टी फेंकने से सांप का आसन बदल गया और लेखक चिट्ठियां उठाने में सफल रहा। धीरे से डंडा भी उठा लिया और कुएं से बाहर आ गया। वास्तव में एक साहसी कार्य था। अगला प्रश्न, इस पाठ को पढ़ने के बाद किन किन बाल सुलभ शरारतों के विषय में पता चलता है। उत्तर, मौसम अच्छा होते ही खेतों में जाकर फल तोड़कर खाना, स्कूल जाते समय रास्ते में शरारतें करना, रास्ते में आए कुएं तालाब पानी से भरे स्थानों पर पत्थर फेंकना, पानी में उछलना, जानवरों को तंग करते हुए चलना, अपने आप को सबसे बहादुर समझना आदि अनेकों बाल सुलभ शरारतों का पता चलता है। यानी बच्चे जब भी स्कूल जाते हैं तो तरह तरह की हरकतें करते हुए चलते हैं। किसी पशु को पत्थर से मारा, किसी पेड़ पे पत्थर मार दिया, और कोई पानी है तो उसमें पत्थर मार दिया, और सबसे अपने आप को यूं उच्च मानते हुए चलते हैं। अगला प्रश्न, मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती है तो आज से स्पष्ट कीजिए। मिथ्या का तो है झूठ। मनुष्य अपनी स्थिति का सामना करने के लिए स्वयं ही अनुमान लगाता है और अपने हिसाब से भावी योजनाएं भी बनाता है, परंतु ये अनुमान और योजनाएं पूरी तरह से ठीक उतरे ऐसा नहीं होता। कई बार ये गलत भी हो जाती है। जो मनुष्य चाहता है उसका उल्टा हो जाता है। अतः कल्पना और वास्तविकता में हमेशा अंतर होता है। अगला प्रश्न, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। पाठ के संदर्भ में इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक जब कुएं में उतरा तो वह ये सोचकर उतरा था कि या तो वह चिट्ठियां उठाने में सफल होगा या सांप द्वारा काट लिया जाएगा। फल की चिंता किए बिना वह कुएं में उतर गया और अपने दृढ़ विश्वास से सफल रहा। अतः मनुष्य को कर्म करना चाहिए। फल देने वाला ईश्वर होता है।
मनचाहा फल मिले या नहीं ये देने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन ये भी कहा जाता है जो दृढ़ विश्वास व निश्चय रखते हैं ईश्वर उनका। नंबर 1, योग की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई थी। लाइन नंबर 2, योग एक ऐसी क्रिया है जो मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद करती है। लाइन नंबर 3, हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। लाइन नंबर 4, योग अलग अलग तरह के होते हैं जैसे राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, हठ योग, ज्ञान योग आदि। योग में कई तरह के आसन भी शामिल होते हैं। जैसे मयूरासन, पर्वतासन, धनुरासन, पद्मासन आदि। लाइन नंबर 6, योग मनुष्य को स्वस्थ रहने में मदद करता है। लाइन नंबर 7, योग से चिंता, तनाव आदि दूर होता है। लाइन नंबर 8, योग से बुद्धि तेज होती है। लाइन नंबर 9,
योग से मनुष्य कई रोगों से दूर रहता है और मनुष्य के मन को शांति मिलती है। लाइन नंबर 10। मनुष्य को हर तरह से सुखी रहने में योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग को सब्सक्राइब करें। बच्चों, आज हम पत्र सीखेंगे, पत्र लेखन। क्लास 9 के लिए अनौपचारिक पत्र आता है। पत्रों के दो प्रकार होते हैं। पत्र एक औपचारिक होते हैं और एक अनौपचारिक होते हैं। क्लास 10 में औपचारिक पत्र आते हैं और क्लास 9 के लिए अनौपचारिक पत्र होते हैं। पत्र संदेश देने का सबसे सशक्त माध्यम होता है। आजकल तो फोन है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, लेकिन पहले जब ये सुविधाएं नहीं थी तब पत्रों के द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान अपने रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को किया जाता था। पत्र लेखन देखते हैं। कुल अंक इसके लिए जो बोर्ड ने निर्धारित किए हैं वो 5 अंक निर्धारित किए हैं और इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आपको प्रारूप सिखाया जाता है, फॉर्मेट सिखाया जाएगा। उस फॉर्मेट के अनुसार, उस प्रारूप के अनुसार आपको पत्र लिखना है। भाषा का ध्यान रखना है, मात्राओं की गलतियां नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। औपचारिकताओं का ध्यान रखता है। इन सब का ध्यान रखकर अगर आप करते हैं तो पत्र में पूरे अंक प्राप्त होते हैं। तो पत्र का फॉर्मेट मैंने एक रफ बनाया है आप लोगों के लिए, उसे मैं आपको सिखाऊंगी। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अनौपचारिक पत्रों के प्रकार क्या क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र हमारे मित्रों को, रिश्तेदारों को, संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं। तो ये सबसे पहले तो मित्र इत्यादि को लिखे जाते हैं। कब कब लिखे जाते हैं? बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। किसी की नौकरी लगी है, किसी ने मकान खरीदा है, किसी का विवाह तय हुआ है, तो अच्छे मौकों पर बधाई देने के लिए लिखे जाते हैं। निमंत्रण देने के लिए लिखे जाते हैं। आपने मकान खरीदा है, उसके गृह प्रवेश की पूजा के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, अपने जन्मदिन के लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, घर में कोई उत्सव है उसके लिए आप निमंत्रण दे रहे हैं, या फिर शोक संवेदना इत्यादि प्रकट करने के लिए। किसी के घर में कुछ दुखद हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, कोई बीमार हो गया है, किसी की नौकरी छूट गई है, या किसी के साथ और किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई है, तो उस समय में संवेदना या शोक प्रकट करने के लिए इन पत्रों को लिखा जाता है। वैसे भी सामान्य रूप से हालचाल पूछने के लिए, अपनी खबर देने के लिए, दूसरों की खबर लेने के लिए भी इस प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। अब देखते हैं पत्र लिखते कैसे हैं। सबसे पहले तो जो औपचारिकताएं होती हैं, सबसे ऊपर इस साइड आता है प्रेषक का पता। प्रेषक कहते हैं भेजने वाला, यानी कि आप जो पत्र लिख रहे हैं यहाँ आपका पता आएगा। आप क्योंकि परीक्षा भवन में हैं तो इसलिए आपके पते के स्थान पर यहाँ पर आएगा परीक्षा भवन, और यहाँ जगह होती है तो नई दिल्ली लिख दिया जाता है। उसके नीचे दिनांक लिख दी जाती है। फिर पत्र शुरू करते हैं। पत्र में, अनौपचारिक पत्रों में सबसे पहले संबोधन होता है। हम किसे लिख रहे हैं? अगर हम बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य, पूज्या, पूजनीय, आदरणीय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगर हम छोटों को या बराबर वालों को लिख रहे हैं तो प्रिय लिख देते हैं। उसके बाद अभिवादन किया जाता है। अभिवादन भी जिस भी व्यक्ति को आप लिख रहे हैं उसके अनुसार लिख रहे हैं। अगर आप किसी बड़े को लिख रहे हैं तो पूज्य पिताजी, पूज्य दादाजी, पूज्य अंकल जी, सब कुछ
चरण स्पर्श भी लिख सकते हैं और सादर नमस्कार भी लिख सकते हैं। तो ये संबोधन इसके लिए होते हैं। बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं आप, प्रिय भाई, प्रिय मित्र, तो शुभाशीष भी लिख सकते हैं, सप्रेम नमस्कार भी लिख सकते हैं। छोटे भाई बहन को लिख रहे हैं तो शुभाशीष लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये संबोधन होते हैं। सबसे पहले तो आप किसे लिख रहे हैं वो, और उसके बाद उसके लिए आप क्या संबोधन देते हैं, दुआ नमस्ते जो होती है वो लिखेंगे। उसके बाद आती है हमारी विषय वस्तु। एक अच्छा पत्र 3 भागों में हमेशा विभाजित होता है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक हो। अगर आपको परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो पत्र को 3 भागों में विभाजित कर देना चाहिए। सबसे पहले प्रथम भाग आता है। प्रथम भाग लगभग 25 से 30 शब्दों का होता है। ये औपचारिकताओं का होता है, जैसे हम सब यहाँ पर सकुशल हैं, इस तरह से आप अपना हालचाल बता रहे हैं, दूसरे का पूछ रहे हैं। यहाँ औपचारिक हालचाल पूछना और बताना होता है। तो इसकी शब्द सीमा लगभग 25 से 30 शब्द होती है। थोड़े बहुत 5-7 शब्द आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो इतना गैप, 2 फिंगर का गैप हम सोच सकते हैं। ऐसे करके अगर हम 2 फिंगर देखें तो ये 2 फिंगर का गैप यहाँ पर छोड़ देना होता है। दूसरा भाग, ये मुख्य विषय वस्तु का भाग होता है। इसकी शब्द सीमा जो होती है वो 35-45 या लगभग 50 शब्दों तक भी हो जाती है। कुछ बच्चे प्रश्न करते हैं कि लेटर की वर्ड लिमिट कितनी होती है, शब्द सीमा कितनी होती है। तो सबसे अच्छा उत्तर आपको इसी भाग में मिलेगा। आपको विषय वस्तु यहीं पर बतानी होती है, कितने भागों में आप इसे अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये भाग ना बहुत छोटा होना चाहिए और ना बहुत बड़ा होना चाहिए। आपकी विषय वस्तु का अच्छी तरह से इसमें विस्तार भी हो जाना चाहिए और स्पष्टता भी आ जानी चाहिए। मध्य भाग कहलाता है। ये मध्य भाग लगभग 35-45 शब्दों का होता है और मैंने आपको बताया है इसमें 5-7 शब्द आगे पीछे भी हो सकते हैं, 45 से 50 भी हो सकते हैं। संपूर्ण विषय वस्तु को यह भाग प्रस्तुत करता है। भाषा में औपचारिकता नहीं होती है, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। यही भाग पत्र की विषय वस्तु की उत्तम अभिव्यक्ति दिखाता है। आप किस प्रकार के शब्दों में अपने विषय की प्रस्तुति दिखा रहे हैं। उसके बाद तीसरे भाग पर आ जाते हैं। देखिए, हमने पहला भाग भी 2 फिंगर का गैप छोड़कर शुरू किया, दूसरा जो भाग था, दूसरा पैराग्राफ, वो भी 2 फिंगर गैप छोड़कर शुरू किया और तीसरे भाग को भी हम 2 फिंगर गैप छोड़कर ही शुरू कर रहे हैं। अंतिम भाग, यह भी लगभग ऐसे ही जैसे ऊपर वाला सबसे पहला भाग था, 25, 30, 35 शब्दों का हो जाता है। इससे ज्यादा नहीं होता है, 30 शब्दों से ज्यादा का इसे नहीं रखना चाहिए। 25-30 शब्दों में काफी हो जाता है। पत्र की समाप्ति की ओर बढ़ते हैं। किसी भी चीज को समाप्त करने के लिए कंक्लूजन पर आना पड़ता है, समाप्ति की ओर आना ही पड़ता है आपकी भाषा में, आपकी अभिव्यक्ति में। तो यहाँ पर वही चीज दिखाई जाती है। अंत जो करते हैं वो उत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारे उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, आशाजनक उत्तर की प्रतीक्षा में, इस प्रकार के भाव से करते हैं। और उसके नीचे जिसके लिए भी आप लिख रहे हैं, मित्र के लिए तो तुम्हारा मित्र, और आपका पुत्र, पिता के लिए लिख रहा है, माता जी के लिए लिख रहा है, पुत्री, भाई बहन, तो आप लिखेंगे जिसके विषय में जो भी लिख रहा है और उसके नीचे आपका नाम। क्योंकि आप परीक्षा में लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपका नाम तो नहीं आएगा, तो आप क ख ग लिख देंगे। कई बार ऐसा होता है कि प्रश्न पत्र में आपको प्रश्न दिया जाता है कि आप दिल्ली निवासी सुमित शर्मा हैं, अपने मित्र को पत्र लिखिए, अपने मित्र अमित को पत्र लिखिए। तो आपको इसमें सब कुछ दिया गया है, आपको उस प्रश्न के निर्देशों के अनुसार ही अपना पत्र लिखना होता है। तो यहाँ जो क ख ग है, यहाँ पर उसकी जगह पर आपका नाम आ जाएगा जो प्रश्न पत्र में दिया गया है, और ऊपर भी जहाँ ये दिया गया है इसमें भी आप जो आपको नाम दिया गया है वो आ जाएगा। उसके बाद अब आ जाते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक लेटर लिखा है जिससे आपको पता चल जाएगा कैसा फॉर्मेट होता है और किस प्रकार से लिख सकते हैं। ये सैंपल के लिए एक पत्र लिखा है, अनौपचारिक पत्र। विषय दिया है मैंने, आपके मित्र की नई नौकरी लग गई है, अच्छी नौकरी लगी है, उसे बधाई देते हुए आपको पत्र लिखना है। तो कैसे शुरू करेंगे, देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था उसी के अनुसार हम चल रहे हैं। ऊपर लिखा है परीक्षा भवन, ये प्रेषक का पता होता है, परीक्षा भवन, फिर नई दिल्ली। उसके नीचे दिनांक लिखते हैं, तिथि लिखते हैं। तिथि इस तरह से लिखी जाती है हिंदी के पत्रों में, जो महीने का नाम है वो शब्द में लिखा जाता है। ऐसा भी लिख सकते हैं जैसे आप नंबर्स में लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा लिखते हैं तो ये अधिक प्रभावशाली अभिव्यक्ति होती है। एग्जामिनर इसमें इससे प्रभावित होते हैं और आपके पत्र को देखने का, आपके
आपके जो आंसर शीट होती है उसको देखने का टीचर का नजरिया बदल जाता है। तो इस प्रकार का लिखने का अभ्यास करिए। ये भी लिखेंगे तो गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको मैं बार बार जोर दे रही हूँ, आप इस तरह से महीने का नाम शब्द में लिखा करिए। फिर पत्र शुरू करते हैं। प्रिय मित्र सुधीर, मैंने काल्पनिक नाम दे दिया था सुधीर। यहाँ मित्र है तो उसके साथ कैसे अभिवादन, कैसे संबोधन होंगे? सप्रेम नमस्कार। फिर मैंने बताया था प्रथम भाग जो है 20-25 शब्दों का होता है। औपचारिकताओं में हालचाल पूछा जाता है। हम सब यहाँ सकुशल हैं और आपकी कुशलता ईश्वर से चाहते हैं। मध्य भाग जो आता है ये आपकी अच्छी अभिव्यक्ति दिखाता है। तो यहाँ पर अब शुरू करते हैं इसे। मुझे यह शुभ समाचार तुम्हारे पिताजी से मिला कि तुमने अपने जीवन में सफलता का एक नया आयाम हासिल किया है। आयाम कहते हैं स्थान या मंजिल, और एक नई नौकरी हासिल की है। मित्र, यह जानकर मैं और मेरा परिवार अत्यंत प्रसन्न है और तुम्हारे कठिन परिश्रम, संघर्ष और लगनशील स्वभाव की ही चर्चा करते रहते हैं। तुम वास्तव में इस नौकरी के हकदार हो। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि तुम ऐसे ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाओ और माता पिता का नाम रोशन करो। ये हो गया मध्य भाग। अब अंतिम भाग जो आता है, यहाँ भी औपचारिकताएं होती हैं और 25-30 शब्दों में इसको भी समाप्त करते हैं। अंकल आंटी को मेरी ओर से सादर नमस्कार कहना तथा छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। शेष बातें मिलने पर। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा रहेगी। तुम्हारा मित्र क ख ग। तो इस तरह से ये पत्र दिया है मैंने। इसका फॉर्मेट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए किस तरह का पत्र लिखा गया है ये। तो ऐसे ही आपको एक एक भाग जो है वो अलग अलग लिखा हुआ दिखाई देना चाहिए। फॉर्मेट जो है वह सुंदरता से, स्पष्टता से लिखा होना चाहिए, तो तब उसमें अच्छे नंबर हासिल होते हैं। अब मैंने आप लोगों के अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हैं, वो मैं आपको दे देती हूँ, आप इनका अभ्यास कर सकते हैं। पत्र लेखन अनौपचारिक। अभ्यास हेतु प्रश्न, आप समय निकालकर इनका अभ्यास कीजिए। ये सभी अनौपचारिक के विषय हैं। पहला प्रश्न है, अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। आपका जन्मदिन है, आप अपने मित्र को उस पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आपका मित्र भी आए और वो आपकी खुशियों में शामिल हो। तो आप उसे बताएंगे इस तारीख को मेरा जन्मदिन है और हमने ये कार्यक्रम रखा है, तो मैं आशा करता हूँ कि तुम अपने परिवार सहित मेरे जन्मदिन में शामिल होकर मेरी खुशियों को बढ़ाओगे। इस प्रकार से आपको 3 भागों में विभाजित करते हुए इस पत्र को लिखना है। दूसरा पत्र मैंने दिया है, विषय अलग अलग है जैसा कि मैंने बताया था। पहला है जन्मदिन पर आमंत्रण पत्र है ये। दूसरा है सांत्वना संवेदना पत्र है, शोक प्रस्तुति वाला पत्र है। आपके मित्र के दादाजी का स्वर्गवास हो गया है। मित्र को सांत्वना देते हुए आप पत्र लिखेंगे, हौसला बंधाते हुए कि मित्र, जीवन में आना जाना हमारे हाथ में नहीं होता, उसके लिए ईश्वर ने सबके लिए समय निश्चित किया है। हम केवल उनके बताए मार्ग पर चल सकते हैं और जीवन में उनका नाम हम ऊंचा कर सकते हैं। तो ऐसे समय में तुम स्वयं भी हौसला बनाकर रखो और अपने परिवार का भी ध्यान रखो। इस तरह के सांत्वना भरे शब्दों के साथ आपको ये पत्र लिखना है। तीसरा पत्र है बधाई पत्र है। आपके मामा जी ने नया मकान खरीदा है। अपनी अपनी खुशी व्यक्त करते हुए आप बधाई पत्र लिखेंगे, बड़ी खुशी दिखाएंगे और आप बताएंगे उन्हें कि आप कितने खुश हैं, आप और आपका परिवार। बहुत जल्द ही आप उनसे मिलने आएंगे और उनके मकान को देखेंगे। तो इस प्रकार से आप उन्हें बधाई पत्र लिखेंगे। चौथा पत्र है छोटे भाई के लिए। आपका छोटा भाई गलत संगति में पढ़कर पढ़ाई में पीछे होता जा रहा है। उसे सत्संगति का महत्व बताते हुए पत्र लिखेंगे। तो इन प्रश्नों का अभ्यास कीजिए और उम्मीद करती हूँ आपको प्रारूप स्पष्ट हुआ होगा और इसके द्वारा जो मैंने आपको अभ्यास दिया है, इससे द्वारा आपको पत्र लेखन में स्पष्टता आई होगी।